बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब से मुतल्लिक है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसमें जो साल 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ उनकी बरतरफ़ी के लिए जो मिसकंडक्ट का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था, इस रेफरेंस के हवाले से इमरान खान साहब को क्लीन चिट दी गई है। अब इमरान खान साहब का अगर इस रेफरेंस की तैयारी में और इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने में कोई किरदार नहीं था। हालांकि ये रेफरेंस जो है वो इमरान खान साहब की एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया था। लेकिन अगर इस रेफरेंस की तैयारी में या इस रेफरेंस को बनाने में, इस रेफरेंस को दायर करने में इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं था, तो फिर ये रेफरेंस किसकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी खबर नाज़रीन, जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो अदालती बहरान है, जो आइनी बहरान है, जिसका तकाबली जायज़ा जो है 1997 के हालात के साथ लिया जा रहा है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म के, उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफात पैदा हुए थे। एक तो हम इन दोनों हालात का कंपैरिजन करेंगे, क्या वाकई हालात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो 1997 के हालात के साथ ममासलत रखते हैं। और दूसरा जो कहा जाता है कि उस वक्त के जो अपना सेनेटर थे मुसम्मिक नवाज़ के, जो बाद में सदर भी बने, रफ़ीक तारड़ साहब, जो कि जज भी थे, साबिक जज भी थे, वो यहाँ से ब्रीफ केस भर के पैसों के कोयटा लेके गए और वहाँ पर जजेस में वो पैसे तकसीम किए गए। वो ब्रीफ केस में जो पैसे थे वहाँ पे जजेस को दिए गए। तो इसमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, इस हवाले से भी कुछ अहम इंफॉर्मेशंस हैं। बड़ी तहलका खेज़ किस्म की जो है वो तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ अगर इसकी तैयारी में और इसको दायर करने में अगर इमरान खान का, पीटीआई की हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, तो फिर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे पहुँचा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक मुआवने खसूसी हुआ करते थे, नदीम अफजल चंद, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस का मामला था, जब हुकूमती इजलास में यानी वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया गया तो इस रेफरेंस की मुखालफत की गई। नदीम अफजल चंद ने कहा कि इस रेफरेंस के हवाले से कहा गया कि ये रेफरेंस अगर बार एसोसिएशन दायर करती हैं तब तो फाबिहा, लेकिन हुकूमत को इस रेफरेंस की तैयारी या ये रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ तक दायर करने का जो मामला है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि हुकूमती इजलास में उसूली फैसला हुआ कि हुकूमत इस मामले से लाताल्लुक़ रहेगी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि कहीं और फैसला हुआ और वह फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया, और फिर ये रेफरेंस जो है उस फैसले के ऊपर जो इमरान खान को मौसूल हुआ, उस फैसले की बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवा दिया गया। अब वो ऐसी कौन सी खुफिया ताकत थी कि जहाँ से फैसला मौसूल हुआ और खान साहब ने कहा कि ठीक है, वजारत कानून रेफरेंस तैयार करे और मैं एडवाइस करके रेफरेंस सदर साहब को भेजूंगा, अलवी साहब को, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ वो रेफरेंस दायर कर देंगे। तो इस हवाले से भी उन्होंने इंकशाफ किया। जो अपना नदीम अफजल चंद साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो दौर हुकूमत था उसमें तमाम जो हुकूमती अमूर थे वो जनरल फैज़ हमीद, जो कि उस वक्त के DG ISI थे, और जो DG ISPR थे जनरल आसिफ गफूर साहब, वो हुकूमती अमूर को चलाया करते। तमाम हुकूमती जो फैसले हैं वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर जो है किया करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो DG ISI होता है, मेरा उनसे मुतल्लिक तासुर ये था, मतलब अमूमी तौर पे वो फैज़ हमीद की बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि मेरा तासुर ये था कि वो एक ऐसी शख्सियत होते हैं कि उनके साथ हाथ मिलाने पे ज़लज़ला आ जाएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं अपने उस इंटरव्यू में कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में मैं मुआवने खसूसी था उनका और वज़ीर आज़म हाउस में हुआ करता था, तो जनरल फैज़ हमीद का ज़्यादातर वक्त जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म के चैम्बर में गुजरा करता था, और रोज़ाना जो है हमारी जनरल फैज़ हमीद के साथ DG ISI के साथ मुलाकात हुआ करती थी। और ऐसा कुछ नहीं होता था कि जनरल फैज़ हमीद के साथ यानी DG ISI के साथ आप हाथ मिलाएं और क़यामत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए। तो ये अब उन्होंने इंकशाफ कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस रेफरेंस से लाताल्लुक़ का इमरान खान साहब ने इजहार किया हुकूमती इजलास में, और फिर वो रेफरेंस कहाँ से दायर हुआ। अब आपको ये भी थोड़ा सा
जो है वो याद करना होगा कि जस्टिस काजी फैज़ साहब का जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला था, उसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए कि ये सियासी मामलात में कैसे मदाखलत कर सकते हैं। प्रोटेस्टर जिन्होंने आके फैज़ाबाद को, दोनों शहरों के शहरियों को मफलूज कर दिया, वो उनके साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकता है एक बावर्दी जो फ़ौजी अफीसर है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया। फिर उनके ऊपर उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर आईं। वो नज़रसानी की दरख्वास्तें आज तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। वो कभी उसकी एक हेयरिंग भी नहीं हुई। हालांकि जस्टिस काजी फैज़ल साहब मौजूद हैं और ये फैसला देने वाले जो दूसरे जज थे उनके साथ जस्टिस मुशीर आलम वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ से दायर हुआ, किसके खिलाफ फैसला था, और इमरान खान अगर दायर नहीं करना चाह रहे थे तो फिर किसने दायर करवाया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअतें कैसे चलती रहीं। इवन के रेफरेंस दायर कर दिया गया लेकिन मामला जो है FBI को रेफ़र कर दिया गया। तो पसे पर्दा क्या चीज़ें थी, क्या मुहरक़ात थे, इसका जो है आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह, उनके साथ क्या इख्तलाफात पैदा हुए, क्या मौजूदा आइनी अदालती बहरान का 1997 के हालात के साथ तकाबले जायज़ा ले सकते हैं, और यहाँ से कितने पैसे ब्रीफ केस में भर के कोयटा भेजे गए थे। तो नाज़रीन, जो इख्तलाफात थे साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के नवाज शरीफ के साथ, वो कई मामलात पे थे। पहले तो आप 1997 में चले हैं जब उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और नवाज शरीफ को घर भेज दिया और इंतखाबात का ऐलान कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने वो हुकूमत को ख़त्म करने का जो फैसला था, जो 52(8)B का अख्तियार इस्तेमाल किया सदर साहब ने, गुलाम इसहाक़ खान ने, उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करके नवाज शरीफ की हुकूमत को और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के जो ससुर थे नसीम हसन शाह साहब, वो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, लेकिन उस बेंच में एक इख्तलाफी नोट सामने आया जिसने उस फैसले की मुखालफत की कि हुकूमत को और कौमी असम्बली को बहाल ना किया जाए, और वो फैसला नाज़रीन आया था जस्टिस सजाद अली शाह की तरफ से। और फिर उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि यानी उस बेंच में जिसमें हुकूमत बहाल हुई, वज़ीर-ए-आज़म बहाल हुए, उसमें एक जज साहब से सजाद अली शाह साहब जिन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। इसके बाद नाज़रीन फिर ये हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है, नसीम अली शाह साहब रिटायर हो जाते हैं, और फिर जो उनके दौर में चीफ जस्टिस लगना था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तो उन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान को, 3 सीनियर जज साहबान को नज़रअंदाज करके, उन्हें बाईपास करके, जो चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस सजाद अली शाह, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। यानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के ऊपर कहा जाता है, ये मीडिया पे डिस्कस नहीं होता, लेकिन जो इंटरनल हलकों में बात होती है वहाँ पे कहा जाता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सजाद अली शाह को नवाजा और 3 जजेस को नज़रअंदाज करके, बाईपास करके सजाद अली शाह को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया गया। इसके बाद नाज़रीन कहा जाता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हो जाता है और 1997 के इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ जो है भारी मैंडेट लेके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो फिर 1997 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो फैसलाबाद जाते हैं। वहाँ पे जो आकर जो कुछ करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ शिकायत होती है, उन करप्ट अफसरान को हथकड़ी लगाने का जो है वो हुक्म दे देते हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास अख्तियार है, इंतज़ामी अख्तियारात हैं, वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियारात हैं। तो उन्होंने फैसलाबाद में उन करप्ट अफसरान को हथकड़ियाँ लगाने का हुक्म दे दिया, यानी गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। तो इस बात के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के इस अख्तियार के ऊपर जो है, क्योंकि उनके फ़ैसले के बरक्स जो है नवाज शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा पे बहाल किया गया था, तो इस मामले के ऊपर भी जो है वो सजाद अली शाह साहब ने मुखालफत की कि ये किस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अहकामात देता फिर रहा है कि लोगों को हथकड़ियाँ लगवाई जा रही हैं। इसके बाद जब मदाखलत की सजाद अली शाह साहब ने फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के इस हुक्म के ऊपर, अहकामात के ऊपर, तो ये मामला नवाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली में ले गए। वहाँ पर जाके उन्होंने तकरीर की कि देखें अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में किस तरह से जो है मदाखलत कर रही है। जब नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ये तकरीर की और चीफ जस्टिस की मदाखलत, सजाद अली शाह की मदाखलत के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, तो इस पर भी जो सजाद अली शाह साहब थे, चीफ जस्टिस थे, वो नाराज़ हो गए कि कौमी असम्बली में क्यों डिस्कस किया गया, मेरा नाम क्यों लिया गया, तनकीद क्यों बनाया गया। हालांकि कौमी असम्बली के अंदर जो आप जो भी गुफ्तगू करते हैं, जो स्पीच करते हैं, उससे इस्तिस्ना हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है
उसे एक प्रोटेक्शन हासिल होती है। लेकिन इस तकरीर के ऊपर भी नवाज शरीफ की जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशियाँ शुरू हो जाती हैं, पेशियाँ लग जाती हैं। और फिर एक और मामला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें, यानी दहशत गर्द की वेब। अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी जो है वो 90 की दहाई में शुरू हो गई थी। उसके खात्मे के लिए 1997 में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में बनाई गई। लेकिन सजाद अली शाह साहब जो हैं हुकूमत के वज़ीर आज़म के इस फैसले के खिलाफ थे कि दहशत गर्दी की अदालतें नहीं बननी चाहिए। और कहा जाता है, ख़बर यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा था, जो इख्तलाफात थे नवाज शरीफ के साथ सजाद अली शाह के, दरअसल पसे पर्दा जो सदर थे फ़ारूक लगारी साहब, वो सरगर्म थे सजाद अली शाह को साथ मिला के नवाज शरीफ को हुकूमत से चलता करने के लिए। और उसमें ये कहा गया है, ये भी बताया गया है कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने उनके साथ कोई 4 रुकनी जो बेंच था, जो पार्लियामेंट से 11वीं और 12वीं तरमीम पास करवाई गई, उन दोनों तरमीम को 2 दिसंबर 2097 को सजाद अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उन आइनी तरमीम को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन है नहीं कि किसी कानून को आप जो है वो मुअत्तल कर दें। हाँ, आप किसी कानून का जुडिशल रिव्यू लेके उसे सेट असाइड कर सकते हैं, उसको कलअदम करार दे सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है, उसमें अदलिया के अख्तियार को क्रिटेल किया गया है, उसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ को क्रिटेल किया गया है, तब आप कानून को कर सकते हैं। लेकिन ये आइनी तरमीम को सस्पेंड करना जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने जाकर फैसला करना होता है, क्योंकि जो कानून साजी करने का अख्तियार है वो पार्लियामेंट का है। अभी हमने 18वीं तरमीम का केस कवर किया, 19वीं तरमीम का केस कवर किया, 21वीं तरमीम का किया, 25वीं तरमीम अभी ज़ेर इल्तवा है। किसी केस में अदालत ने नहीं कहा कि ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट सरदस्त मुअत्तल कर सकती है या इनको कलअदम भी करार दे सकती है। तो लेकिन सजाद अली शाह साहब ने इन तरमीम को मुअत्तल कर दिया और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर भेजने के मंसूबे के ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया। तो ये जब सूरत हाल बनी, इख्तलाफात सामने आते रहे वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो जजेस हैं उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर दी। अब बगावत इस तरीके से हुई कि एक और जज साहब थे, जस्टिस मियाँ अजमल मियाँ साहब, उनको छोड़ के बाकी जो जज थे सजाद अली शाह के साथ का धड़ा अलहदा करके, धड़ा छोड़ के बाकी जो जज थे, यानी सजाद अली शाह साहब का जो धड़ा था उसको छोड़ के और जस्टिस अजमल मियाँ को छोड़ के बाकी जो जज जो कि मेजॉरिटी में आ गए थे, उन्होंने सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला जारी कर दिया। और उस फैसले में ये कहा गया कि चूँकि 3 जजेस को नज़रअंदाज करके सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो लिहाजा वो चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं थे। और उसमें अल जहाद ट्रस्ट केस का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का माजी का फैसला मौजूद है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर प्यूनी जज को बनाया जाएगा। यानी एक अदालती फैसले पर इंसार करके फैसला दे दिया गया कि जो सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस लगाया गया है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन सदर लगारी साहब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से लैतुलाल से काम लिया। वो उसमें टाइम गेन कर रहे थे, वो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। तो फिर नाज़रीन ये हुआ कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ साहब थे, आसिफ जंजुआ साहब गालिबन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम की मेरी गलती हो सकती है। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुदाखलत की और उस मुदाखलत के नतीजे में ना सिर्फ जो जिन्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया बेंच की तरफ से, यानी सजाद अली शाह को हटा के जस्टिस अजमल मियाँ को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन चीफ जस्टिस में शुमार किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जो जस्टिस सजाद अली शाह से जिसने बगावत की थी, उसने जस्टिस अजमल मियाँ को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाने का हुक्म दे दिया। और सदर साहब को कहा गया कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, अप्रूवल करें, लेकिन सदर साहब अप्रूवल नहीं दे रहे थे। तो फिर आर्मी चीफ ने मुदाखलत की और आर्मी चीफ की मुदाखलत के नतीजे में सदर फारूक लगारी को भी घर जाना पड़ा और सजाद अली शाह को भी घर जाना पड़ा और अजमल मियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। अब ये जो कहा जाता है कि रफ़ीक तारड़ साहब जिन्हें बाद में सदर बनाया गया, वो यहाँ से ब्रीफ केस भर के लेके गए थे, तो ये भी हम आपको क्लियर कर दें कि वो ब्रीफ केस भर के नहीं लेके गए थे, बल्कि जो कोयटा की अदालत में फ़ैसला हुआ था उस फैसले का जो ऑर्डर था वो तहरीरी फ़ैसला वहाँ से लेने के लिए गए थे। और वो अख्तर मेंगल जो कि बलोच एक रहनुमा हैं, उनका जहाज़ था अख्तर मेंगल साहब का, उसके जहाज़ में बैठ के गए और उस फैसले की मुसद्दका कापी जिसमें सजाद अली शाह को फारिग करके अजमल मियाँ को चीफ जस्टिस बनाने का हुक्म दिया गया था, वो फैसले की मुसद्दका कापी लेने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे उसको पता नहीं क्या रंग दिया गया, पैसे बनाया गया। हालांकि अगर पैसे देने हो तो कोयटा में भरे हुए ब्रीफ केस, वो बेंच जो कि कोयटा में बैठा था,
वहाँ पे उनके लिए ब्रीफ केस मौसूल करना, कोई पंजाब का जज था, कोई और सूबे का जज था, तो उनके लिए वहाँ से पैसे लेना कोई आसान नहीं था। तो ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका कोई सबूत तक आज तक किसी ने भी जो है वो उसे सरफेस नहीं किया। लेकिन कतई नज़र इस बहस के क्या उस दौर के साथ मुवाजना किया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो ममासलत नज़र आती है। और ममासलत नाज़रीन ये है कि अब हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये जो बेंच बैठा है, इसके जितने फैसले हैं, ख़ास तौर पे नून लीग का ये कहना है, नून लीग का ये इल्ज़ाम है, नून लीग का यह दावा है कि जितने फैसले नून लीग के ख़िलाफ़ आए, उन तमाम फैसलों में यही जज साहबान बैठे थे। इन्हीं जज साहबान ने हमारे ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं और ये हमारे ख़िलाफ़ फैसले देने के ज़हन पहले से बना के बैठे हैं। और इसी वजह से अब 3 रेफरेंस दायर करने की भी बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसले दे रहे हैं, यानी उस वक्त जो सजाद अली शाह साहब कर रहे थे, उससे मुतल्लिक ये तासुर था कि वो नवाज शरीफ को घर भेज के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और अब भी ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा जो जजेस हैं, वो अभी चंद दिन पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा कि हमें कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो अब भी ये है कि ये जज साहबान भी इलेक्शन करवा के मौजूदा हुक्मरानों को घरों को भेज के इमरान खान की हुकूमत लाना चाहते हैं। ये हुकूमती सियासी जमातों की जानिब से जो है वो तासुर दिया जा रहा है। हकीकत कितना है, सदाकत कितना है, इसका फ़ैसला आप कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स है वो इस व्लॉग के ज़रिए आपके साथ हमने शेयर किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की हैं, इससे आप मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे और आप इससे महसूस भी हुए होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।